एनपीआर के लिए किसी से भी किसी तरह के दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे और अगर किसी ने दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए तो उसके खिलाफ डी का निशान भी नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज राज्यसभा में इस बात का ऐलान किया। वाज़ेह है कि एनपीआर पर सवालात उठाने वालों की तरफ से ये बातें कही जा रही थी कि डॉक्यूमेंट नहीं जमा करने की पादाश्त में डी यानी डाउटफुल का निशान लगाया जा सकता है। एनपीआर में कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा। एक दूसरा, जो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है वो आप नहीं दे सकते हो। और तीसरा, कोई डी भी, मैं कह रहा हूं गृह मंत्री नाते राज्यसभा के पटल पर कह रहा हूं कि कोई डी लगने वाला नहीं किसी को। अब मेरी बात तो मर गया, ऐसा नहीं है मेरी बात। जिसकी जगह खाली होगी कोई भी इसको डी लगा देंगे। जैसा आप कहते हैं ऐसा होने वाला नहीं है। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में दहली तशद्दुद मामले पर बहस हुई। कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने और आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिन्हा ने अमित शाह से पूछा कि जब दहली जल रही थी तो वज़ीर दाखिला कहां थे। वहीं वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि सरकार ने तशद्दुद को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। वहीं अमित शाह ने दहली पुलिस की सताइश की और कहा कि दहली तशद्दुद में शामिल फसादियों को बख्शा नहीं जाएगा। और गृह मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने फुटेज भी देखी होगी। एक ऐसी फुटेज है जहां के पुलिसकर्मी खुद कैमरा तोड़ रहे हैं, खुद सीसीटीवी कैमरा तोड़ रहे हैं। अब क्यों तोड़ रहे हैं ये तो सभी को मालूम है। इसलिए तोड़ रहे हैं कि जो भी दंगा और फसाद कर रहे हो उनका एविडेंस सामने नहीं आए। सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि पुलिसकर्मी एक जख्मी इंसान को लाठी के साथ उसको मुंह पे मार रहे हैं और उसको कह रहे हैं तू बोल जन गण मन गा, जन मन गण गा। मर गया उनमें से। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस को पूछा गया और भड़काऊ जो भाषण हुए उसके बारे में भी पूछा गया। कोर्ट ने पूछा, एक न्यायाधीश ने पूछा कि आपको मालूम है कि ऐसे ऐसे भाषण हो रहे थे और ऐसी इमेजेस दिखाई जा रही थी। तो पुलिस ने कहा नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम। सारी दुनिया को मालूम था कि दिल्ली में क्या हो रहा है और पुलिस कर्मियों को मालूम नहीं था, कमिश्नर ऑफ पुलिस को मालूम नहीं था, मालूम नहीं गृह मंत्री जी को मालूम था या नहीं, बताएंगे हमें। एक पीआईबी की रिलीज हुई थी 5 बजे शाम को 25 फरवरी को, और उसमें कहा गया कि प्रोफेशनली हमें ये जानकारी मिली है कि ये जो सारी जो हादसा हुआ है वे स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है। और कल गृह मंत्री जी ने लोकसभा में कहा कि नहीं नहीं ये तो साजिश थी, ये तो कंस्पिरेसी थी। तो 25 फरवरी को तो स्पॉन्टेनियस था और कल लोकसभा में कंस्पिरेसी हो गई। ये बदलाव कैसे आया? अब कहा जा रहा है कि लोग उत्तर प्रदेश से आए। तो इतना तो साफ जाहिर है कि पुलिस जो हिंसा करवा रहे थे, कर रहे थे, उनका साथ दे रही थी। गृह मंत्री खामोश, पुलिस प्रशासन खामोश। दिल्ली के लोग 3 दिन तक एक हिस्से में जलते रहे, उनकी दुकानें जलाई गई, हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए, 53 लोगों की जान चली गई, 2 पुलिस वाले जल गए, उनकी जान चली गई। और देश के गृह मंत्री खामोश बैठ के आनंद ले रहे थे इन घटनाओं का। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कर रहे थे देश के गृह मंत्री? ऐसे गृह मंत्री को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। दंगे इन लोगों ने कराए, दंगे इन लोगों ने कराए। इस दुर्भाग्यपूर्ण दंगों में जिन लोगों की जान गई है, जिनकी मलकियत का नुकसान हुआ है और जो घायल हुए, वो सभी के प्रति दिल की गहराइयों से संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं, दुख व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं सदन को और सदन के माध्यम से देश को भी विश्वास दिलाने चाहता हूं कि दंगों के करने वाले, दंगों के लिए जिम्मेदार लोग और दंगों के लिए षड्यंत्र करने वाले लोग, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी पार्टी के हो, उनको बख्शा नहीं जाए।
लखनऊ होर्डिंग्स मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को सौंप दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत से सवाल किया कि आम आदमी की तस्वीर लगाने के पीछे मंशा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे पोस्टर लगाने का मुल्क में कोई कानून नहीं। यूपी हुकूमत की कार्रवाई कानूनन सही नहीं है और हुकूमत कानून के मुताबिक चलने की पाबंद है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के होर्डिंग्स हटाने के फैसले पर रोक नहीं लगाई है। अब इस मामले की समाअत आइंदा हफ्ते होगी। सुप्रीम कोर्ट में मैटर लगा हुआ था, जिसके अंदर हाई कोर्ट में मामला जो सो मोटो स्टार्ट हुआ था। हाई कोर्ट ने उसमें ये ऑब्जर्वेशंस दिया था कि ये आप इस टाइप का जो है किसी के खिलाफ पोस्टर लगाकर रिकवरी वगैरह करने का मामला जो है आप इसका इस तरह से नहीं लगा सकते हैं, और ये एक आदमी का राइट टू जो प्राइवेसी है वो इसमें इन्वॉल्व है, आर्टिकल 21 इन्वॉल्व है। तो जब ये सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने आज रखी गई थी तो उन्होंने ये बताया, इवन बेंच ने भी ऑब्जर्व करा कि भाई इन लोगों को जो स्टैट्यूटरी पीरियड है 30 डेज़ का, जो अपनी रेमेडीज एग्जॉस्ट करनी है, जो 30 डेज़ पीरियड जिसके बाद आप रिकवरी नोटिस वगैरह को प्लेस कर सकते हैं, तो वो पीरियड तो अभी पूरा हुआ भी नहीं है। और क्या इन लोगों ने अपनी सारी रेमेडीज़ को एग्जॉस्ट कर लिया? हो सकता है शायद ये गलत लॉ के गलत साइड पे हों, बट लेकिन उसको पूरा हक है कि अपनी बात को बोले और अपना उसको अपने पॉइंट्स को रखे, और वो स्टैट्यूटरी पीरियड जो होता है उसको पूरा कंप्लीट होने के बाद ही जो है इसके अंदर इस टाइप का आप कर सकते हैं। तो कोर्ट जो है उसका ये ऑब्जर्वेशन जो था उससे ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा उसमें लर्निड सॉलिसिटर जनरल के व्यू से इत्तेफाक नहीं रख रहा था। और कोर्ट ने चूंकि मामला इसके अंदर कई जजमेंट्स के इंटरप्रिटेशन का भी था जो कई बेंचेस के से पास हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको 3 जजेस की बेंच के लिए रेफर कर दिया है, और उन्होंने इसको चीफ जस्टिस साहब के बेंच के सामने पिटीशन भेज दिया है कि इसको जल्द से जल्द 3 जजेस के सामने लगाया जाए, प्रेफरेबली विद इन 1 वीक इसको अगले हफ्ते में लगवाया जाए। और कोर्ट ने इंटरिम स्टे के ऊपर अपना कोई डायरेक्शन देने से मना कर दिया। आदेश का इतना मतलब तो है कि ये इम्पोर्टेंट इशू है, कोर्ट ने समझा, लार्जर बेंच को रेफर किया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट इशू है जो रेज किया गया है। लेकिन जो होर्डर्स की सवाल है यानी होर्डिंग्स की सवाल है, होर्डिंग्स का हटेंगे या इसी तरह के होर्डिंग्स? अब इस पर डिस्टेंट पूरा ऑर्डर देखने के बाद हम लोग लेंगे। नॉर्मली जब कोर्ट इंटरफेयर करती किसी मैटर में तो हम लोग ऑर्डर का वेट करते हैं कि कोर्ट का फाइनल डिसीजन हो, उस हिसाब से कार्रवाई। अलीगढ़ के थाना कोतवाली के तहत ऊपरकोट और मंडी में गुज़िश्ता दिनों हुई हंगामी आराई में कायम मुकदमों में आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नामजद लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारियों के खिलाफ अवाम में शदीद इश्तियाल है। एहतजाज के तौर पर मोहम्मद अली रोड और ऊपरकोट का बाजार बंद रहे। अलीगढ़ के SM क्राइम डॉक्टर अरविंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने आज विनय वारंशी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं दूसरे मुकदमे में खवातीन के जरिए एहतजाज के दौरान पुलिस पर पथराव और पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाने के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसमें सगीर, फहीमुद्दीन, नूर मुस्तकीम, मोहम्मद अनवर और मोहम्मद इमरान के नाम शामिल हैं। जो कोतवाली के सामने आपको विदित है कि कुछ महिलाओं ने और वहाँ उनके समर्थकों उन लोगों ने एक इलीगल तरीके से वहाँ धरना प्रदर्शन किया था, और बाद में वहाँ पर पुलिस पर पथराव किया था। पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ी गई थी, जिसमें मुकदमा पर संख्या 34/20 पंजीकृत किया गया था, जिसमें 28 से 30 लोग उसमें नेम्ड थे और उसमें कुछ लोग प्रकाश में आए हैं। अभी तक लगभग 140 लोग प्रकाश में आ गए हैं। विवेचना इसमें प्रचलित है। 28 लोगों के विरुद्ध हम लोग ने अपनी NBW प्राप्त कर लिया है। उस 28 में से 5 लोग सबीर हैं, फहीमुद्दीन हैं, नूर मुस्तकीम एंड मोहम्मद इमरान और अनवार, 5 लोग की इसमें गिरफ्तारी रात में की गई है। आज उनको जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया है। बाकी इसमें विवेचना प्रचलित है। बाबरी मंडी फसाद में मोहम्मद तारिक नामी शख्स को गोली मारने के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए बीजेपी लीडर विनय वारशनी से आज मिलने के लिए जेल में लोगों की कतारें लग रही हैं। उत्तर प्रदेश के दर्जा हासिल वजीर रघुराज सिंह के साथ अलीगढ़ के 5 मेंबरान ने असेंबली पहुंचे। उनके साथ कारकुनान की इतनी बड़ी तादाद थी कि जेल के जवाबित भी दरहम बरहम हो गए और जाब्तों को बालाए ताक रखते हुए कारकुनान जेल में दाखिल हो गए। दफा 307 के मुलजिम बीजेपी लीडर विनय वारशनी ने मिलकर सूबाई वजीर रघुराज सिंह मीडिया से सवालों से बचते नजर आए।
मैं कार्यकर्ता से मिलने गया था। किससे? किस मामले में बंद? कार्यकर्ता से मिलने गया था। किससे? क्या नाम है? नाम तो बता दीजिए। कार्यकर्ता का क्या नाम है? हमारे विधायक बताएंगे। विधायक आ रहे हैं। नाम तो बताइए। अरे बताइए मंत्री। क्या नाम है? मंत्री क्या नाम? नहीं, अच्छा, नो कमेंट। आज नो कमेंट। महाराष्ट्र के पीएमसी बैंक के बाद फंड की कमी का शिकार हुए यस बैंक के शेयर और अकाउंट होल्डर भी अब परेशान है। बैंक के खराब हुए इक्तिसादी हालत से सबसे ज्यादा मुतासर इस बैंक में खाता रखने वाले आम अफराद हैं। खाता होल्डरों की इस परेशानी को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने मेरठ में यस बैंक की मेन ब्रांच पर एहतजाजी मुजाहिरा किया और मुतालबात पेश किए। जो डिफाल्टर इतना बड़ा हुआ है, जिस तरीके से पूरा भ्रष्टाचार करके भाजपा के इन सब लोगों ने चंदा दिया है, जिन लोगों पे कई हजार करोड़ रुपए बकाया है, हमारी मांग ये है कि उन सब लोगों को जिन पे बकाया है उनसे उनका पूरा पैसा लिया जाए, आम आदमी पार्टी लोगों का पैसा वापस किया जाए और उन सब लोगों के पासपोर्ट जब हो कहीं वो देश में से बाहर ना चले जाए, जिस तरीके से पहले माल्या और तमाम लोग गए हैं। सीएए और एनआरसी के खिलाफ लखनऊ के घंटाघर पर जारी मुजाहिरे का दायरा सिमटता जा रहा है। असबाब बहुत से हैं। हुकूमत के रद्द-ए-अमल से मुजाहिरीन की मायूसी साफ जाहिर है, लेकिन एहतजाज कर रहे लोग अभी भी यही कहते हैं कि ये लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ी जाएगी। लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। ये मंजर देखिए और अंदाजा कीजिए ये हालात कब और कैसे बदल जाते हैं। शदीद सर्दी के मौसम में जब खवातीन से कंबल तक छीन लिए गए थे, यहाँ खवातीन की तादाद हजारों में थी। जोश व खरोश था, बलबला था, आज़्म और हौसले के साथ लोग आईन और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ एहतजाज बुलंद कर रहे थे। लेकिन अब खवातीन की तादाद हजारों से सैकड़े में सिमट गई है। शदीद गर्मी है और इस गर्मी में बगैर शामियाने और बगैर पानी के बैठना जान जोखिम में डालने के मुतरादिफ है। औरतें मासूम बच्चों को लेके आती हैं, बूढ़ी औरतें आती हैं जो बेहोश होकर गिर जाती हैं, लेकिन उनको इतने वो अंधे हो गए हैं, उनको औरतों की मतलब ज़रा सी भी परेशानी दिखाई कहीं से नज़र नहीं आ रही है कि औरतें बेहोश हो रही हैं। और जो आदमी हमें जो वॉलंटियर्स हैं जो पानी लेके यहाँ पे आते हैं, जब वो अंदर एंट्री करते हैं तो पुलिस प्रशासन उन लोगों को घेर लेता है, उनको उठा ले जाता है। ये बताइए हम लोग कब तक झेलेंगे? हुकूमत पता नहीं क्यों नहीं अंधी है कि बहरी है कि गूंगी, वो सुन ही नहीं रही है कि आदमी कल भी एक औरत पानी से भीग के मर गई है। इस एहतजाज का क्या नतीजा निकलेगा कोई नहीं जानता। हुकूमत ने इसे अपनी अना का मसला बना लिया है और वो परेशान हाल लोगों की बात सुनने और समझने को तैयार नहीं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रोटेस्ट की वजह से और बहुत से जो मसाइल हैं उससे गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को सामने रख के उससे पीछा छुड़ाना चाहती है। ये एक बात सामने ज़रूर आई है। इसके अलावा एक बात और आई है कि प्रोटेस्ट की आड़ में कहीं ना कहीं कुछ लोग फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, जैसे कि कुछ हादसे भी हुए दिल्ली वगैरह में। तो ऐसा लगता है कि प्रोटेस्ट लंबा खींचने से कहीं ना कहीं जो हमारे मुखालिफ हैं वो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नाकाबिल फरामोश हकीकत है कि हुकूमत के सख्त और मनफी रद्दअमल से खवातीन की हौसला शिकनी हुई है, मायूसी बढ़ी है। भले ही वो इस बात का एतराफ़ करें या न करें, लेकिन साथ ही ये पहलू भी अहम है कि इस एहतजाज की गूंज पूरी दुनिया में सुनी गई है। हुकूमत बिल्कुल खामोश है, कोई कार्रवाई हुकूमत की जानिब से ऐसी नहीं की जा रही है जिससे एहतजाज और मुजाहरा करने वाले लोगों को कोई राहत मिल सके या इनके मुतालबात पूरे हो सकें। हम देख रहे हैं जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं एहतजाज और मुजाहरे की शिद्दत भी कम हो रही है और इसका दायरा भी सिमटता जा रहा है। ताहम यहाँ बैठे हुए लोग आज भी यही कहते हैं कि ये दायरा किसी और सबब से नहीं बल्कि लोगों की मसरूफियात और मौसम की तब्दीली के सबब कम हुआ है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वजीर बराए अक़लियती बहबूद मोहसिन रजा ने कहा है कि शिया सुन्नी औक़ाफ़ के ऑडिट की फाइल गायब हो जाना एक बड़ा मामला है। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तहक़ीक़ और तफ्तीश कर फाइल गायब करने वाले लोगों को गिरफ्त में लिया जाएगा। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश शिया वक्फ़ बोर्ड और सुन्नी वक्फ़ बोर्ड की गुज़िश्ता 5 साल की कारगुजारियाँ गुम होने वाली फाइल में कैद थी। ये फाइल ऐसे वक्त में गायब की गई है जब शिया वक्फ़ बोर्ड और सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैनों की
इंक्वायरी सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। मोहसिन रजा कहते हैं कि ये बड़ी साजिश है जिसके खुलासे की जरूरत है। बड़ी गंभीर बात को इतनी आसानी से लिखकर भेज देना मंत्रालय के पास में कि फाइल गुम हो गई है, मिल नहीं रही है, जिससे कि करोड़ों हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार का खुलासा होना है, वो फाइल खो जाना। इसका मतलब है कि बोर्ड के साथ साथ तमाम हमारे जो यहाँ के अनुभाग 2 के अल्पसंख्यक कल्याण के बाबू हैं वो मिले हुए थे। इवन पिछले हमारे जो अधिकारी थे, जो इससे पहले जो हमारे प्रमुख सचिव वगैरह रहे हैं, वो भी उनकी भी संलिप्तता है। क्योंकि इसलिए है क्योंकि इस तरह की जांच ना होना और उस पर कोई कार्रवाई ना होना, फाइलें खो जाना, विभाग से फाइलें गुम हो जाना, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि पिछली जो सरकारें थीं, उनके जो अधिकारी और उनसे मिले हुए कर्मचारी थे वहाँ के, उन्होंने इसमें बंदरबांट भी करी है और उन्हीं की वजह से ये फाइलें गुम हुई हैं। और जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे यही एक चीज़ समझ में आती है कि बहुत से लोगों के नाम आने वाले होंगे, बहुत से लोगों के नाम उजागर हो जाएंगे, बहुत से लोग इसमें फंस जाएंगे, जेल चले जाएंगे। इसलिए उस फाइल को ही यहां से गायब कर दिया गया है। और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने कहा है कि औकाफ के ऑडिट दस्तावेज से मुतल्लिका फाइल गायब होने के लिए वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि हुकूमत उत्तर प्रदेश महकमे अक़लियती बहबूद के वजीर मोहसिन रजा जिम्मेदार हैं। वसीम रिजवी ने कहा कि क्योंकि फाइल वक्फ बोर्ड के ऑफिस से नहीं बल्कि वजीर मौसूफ के महकमे से गायब हुई है। वसीम रिजवी ने मोहसिन रजा पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया है कि जब वो कांग्रेस में थे उस वक्त उन्होंने और उनके खानदान के अफराद ने शिया औकाफ के कई अहम जायदादें फरोख्त की हैं, लिहाजा फाइल गायब कराने में उनका भी हाथ हो सकता है। देखिए, ये अल्पसंख्यक विभाग का मामला है और मोहसिन रजा जी उसके राज्य मंत्री हैं और ये उनकी जिम्मेदारी है या उनके मातहत बाबुओं की जिम्मेदारी है। वक्फ बोर्डों से इससे क्या मतलब है? अगर कि कोई इल्ज़ाम वक्फ बोर्डों पर लगाया जा रहा है तो मोहसिन रजा जी को कैसे मालूम कि ये वक्फ बोर्डों की इसमें मिली भगत है? ये तो साजिशन वक्फ बोर्डों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उनके विभाग से कोई फाइल गायब हुई है तो इससे हमसे क्या मतलब है? क्यों बेवजह की ऐसी बातें करते हैं जिसमें वो खुद सवाल के घेरे में खड़े हो जाते हैं? उन्हीं ने तमाम जो मोहसिन रजा जी वफ़ के राज्य मंत्री हैं, उनकी बहुत सी ऐसी पत्रावलियाँ हैं। जब वो कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे तब उन्होंने बहुत से वफ़ बेचे थे, उनके परिवार वालों ने बेचे थे। अगर उनमें की कोई पत्रावली गायब हुई है तो वो जवाब दे, उनकी साजिश साबित हो सकती है कि इसमें कि उनकी खुद की साजिश होगी। उत्तर प्रदेश के वजीर तवानाई और तर्जुमान श्रीकांत शर्मा आज अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने महकमे के अफसरान के साथ मीटिंग की और अहम अहकामात सादर किए। वहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जो कंपनियां गलत बिल दे रही हैं उन पर हम एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। उत्तर प्रदेश में बिजली बहुत है, हम किसी को भी बिजली की दिक्कत नहीं होने देंगे। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता दिनों हुए हंगामी हालात पर कहा कि एक सोची समझी साजिश थी जिसे हमने पूरा नहीं होने दिया। जहां जहां कुछ हुआ वहां एसआईटी तश्कील दी गई। किसी भी गलत शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। उन्होंने अलीगढ़ बाबरी मंडी मामले में गिरफ्तार बीजेपी लीडर विनय वारशनी पर पूछे गए सवालात पर कहा कि पूरे मामले की मॉनिटरिंग खुद वज़ीर आला कर रहे हैं। उपभोक्ताओं को गलत बिल निर्गत कर रही हैं, उन एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर कराएं और संबंधित लोगों को जेल भेजें। कठोर कानूनी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करें। सरकार 18 घंटे गांव को, 24 घंटे शहर को, 20 घंटे तहसील को सरकार बिजली उपलब्ध करा रही है और अच्छी बात है कि सभी लोग अपना बिल भी देना चाहते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और प्रदेश में कानून का राज है और किसी ने गलत नहीं किया है और किसी को गिरफ्तार किया है तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होगी। एक षड्यंत्र के तहत पूरे प्रदेश को कुछ लोगों ने जलाने की कोशिश की, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है और जहां गिरफ्तारियां हुई हैं उसके लिए भी हमने हर जिले के अंदर एक एसआईटी का गठन किया है। एसपी क्राइम उस एसआईटी की अध्यक्षता कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मरकजी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है।
हुकूमत ने हिंदुस्तान आने वाले गैर मुल्की शहरियों का वीज़ा मनसूख कर दिया है। सफारतकारों को छोड़कर गैर मुल्कियों का वीज़ा 15 अप्रैल तक मनसूख करने का फैसला किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा बैनुल-अक़वामी तंजीमों मुलाज़मत प्रोजेक्ट वीज़ा पर इस फैसले का इत्तलाक़ नहीं होगा। WHO ने कोरोना को आलमी वबा करार दे दिया है। मुल्क में कोरोना वायरस के अब तक 73 मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी 10 मामले दर्ज हुए हैं। लखनऊ में एक खातून डॉक्टर में भी कोरोना वायरस पाया गया। बताया जा रहा है कि खातून डॉक्टर टोरंटो और लंदन से आई थी। मुंबई में स्क्रीनिंग पर इस खातून डॉक्टर में कोई मर्ज नहीं पाया गया, लेकिन कुछ दिन बाद उनको बुखार हुआ और टेस्ट से मालूम हुआ कि खातून डॉक्टर भी कोरोना वायरस की मरीज हैं। वक्फ बचाओ तहरीक के सदर शमील शमसी ने कहा है कि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने CBI के शिकंजे से बचने के लिए वक्फ ऑडिट दस्तावेज की फाइल गायब कराई है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शमील ने यह भी कहा कि तमाम हुकूमतें ऐसे बदनुमान लोगों को ही वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाती हैं जो औकाफ इमलाक बेचकर वजीरों के मफाद पूरे कर सके। शमील शमसी के साथ अलामा ज़मीर नकवी ने भी ये वाज़े किया कि वक्फ मंत्री मोहसिन रजा के खिलाफ जब खुद ही वक्फ इमलाक को खुर्द-बुर्द करने के मुकदमे दर्ज हैं तो वो वसीम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई कैसे करेंगे। जांच के आदेश हो चुके हैं, तलवार लटक रही है। ये अपने को बचाने के लिए सारे हथकंडे इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं, जो कि नाकामयाब होना तय है। कि वक्फ बोर्ड में सरकार जो है वो ऐसे लोगों को ही लाती है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को और सरकार के मंत्रियों को पैसा और मदद कर सकें। इसमें ये दोनों चेयरमैन बहुत काबिल लगे सरकारों को, सब सरकारों को। मायावती के समय में ये लोग बनाए गए थे, फिर समाजवादी पार्टी के समय में भी रहे, हमारी भारतीय जनता पार्टी के समय में भी हैं। आगे कोई दूसरी सरकार आएगी तो हो सकता है उसमें भी हूँ, क्योंकि ये लोग इतने काबिल लोग हैं और इतना बड़े पैमाने पैसा कमा के दे देते हैं मंत्रियों को कि उन लोगों को लगता है इनसे बेहतर कोई आदमी नहीं हो सकता। कोई दूसरा आदमी आएगा तो हमारी रोजी रोटी बंद होगी। जब मैं पाक साफ रहूँगा तब मैं आपके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ, और जब मैं खुद ही वक्फ बेचे रहूँगा, चाहे मैं मुख्यमंत्री क्यों ना हो जाऊं, तो मैं क्या एक्शन ले सकता हूं उस चेयरमैन के घोटालों के खिलाफ। तो इसमें वसीम रिजवी ने तो उनके खिलाफ भी लेटर जारी कर दिए FIR लिखने के लिए, उन्नाव SP को और लखनऊ SSP को जारी किए हुए हैं। तो इसमें आप क्या कहेंगे? अब किस यानी कहाँ से शक्ति प्राप्त होगी आपको ऑर्डर करने की अपने सबऑर्डिनेट को? वो तो खुद आपको ब्लैकमेल कर रहा है। इस्लाम में बेटी नियामत, बीवी रहमत और माँ जन्नत है। जब तक उम्मत मुस्लिमा हकीकी तौर पर इस पर अमल पैरा नहीं होगी तो उसके मसाइल दूर नहीं होंगे। इन ख्यालात का इजहार मारूफ स्कॉलर प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने किया। वो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वुमेंस स्टडी सेंटर में एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के इश्तराक से प्रोफेसर अब्दुल रहीम कदवाई और डॉक्टर जूही गुप्ता की मर्तबा किताब मुस्लिम ख़वातीन के मसाइल और उनका हल के रस्मी इजरा तकरीब से खिताब कर रहे थे। तकरीब में मुल्क भर से दानिश्वरों ने शिरकत की और मज़कूरा किताब को दौरे हाजिर की अहम ज़रूरत करार दिया और कहा कि ये किताब ख़वातीन के ताल्लुक से बहुत से मसाइल को दूर करेगी। उनकी कोशिशों का नतीजा है। इसमें 23 के करीब मज़ामीन हैं और इसमें उन तमाम चीज़ों का अहाता किया गया है जो इस्लाम और मुसलमानों से मुताल्लिक़ औरतों के हवाले से सवाल किए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह की कोशिशें जारी रहनी चाहिए और ये ख़ास बात है कि ये काम अलीगढ़ से हुआ है, क्योंकि अलीगढ़ के ऊपर ये फ़र्ज़ भी है और क़र्ज़ भी है कि वो इस्लाम और मुसलमानों की छवि को दुनिया में हकीकी मानों में पेश करें और मालूम करें। हम तो सब जानते हैं कि इस्लाम में औरत को बराबर का दर्जा दिया गया है, लेकिन हम उसे मानते नहीं। हम तकारीर करते हैं लेकिन हम उनको बराबर का दर्जा देते नहीं। इसलिए इस किताब को पढ़ने के बाद
लोगों को ये एहसास ज़रूर होगा। किताब के अंदर हमने अपने आर्टिकल्स के थ्रू मुस्लिम विमेन की लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे रोशनी डाली है, जिसमें उनके इकोनॉमिक, रिलीजियस राइट्स, पॉलिटिकल पोजीशन, सब पे डिफरेंट स्कॉलर्स का व्यूज़ एक्सप्रेस किया है, जो स्कॉलर्स खुद फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं। सो एक होलिस्टिक पिक्चर देने की कोशिश की है, जो मिसकंसेप्शन इस्लाम के बारे में और इस्लाम में मुस्लिम विमेन के स्टेटस के बारे में है। तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए आरजेडी ने राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पार्टी में खलफशार देखा जा रहा है। वहीं अजीम इत्तेहाद की खींचतान पर बरसर इक़्तिदार पार्टी ने तंज कसा है।